में शामिल होने के लिए आवेदन करेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दोनों देशों ने यह कदम उठाया है। रूस की धमकी के बावजूद दोनों देशों ने नाटो में शामिल होने का फैसला किया है। वहीं अब राष्ट्रपति पुतिन ने इशारा किया है कि उन्हें फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने से कोई खास दिक्कत नहीं है। नाटो विस्तार से रूस को कोई सीधा खतरा नहीं है। हालांकि पुतिन ने चेतावनी भी दी है कि अगर इस इलाके में मिलिट्री डेवलपमेंट होता है तो फिर इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। उसमें पैर पसारते नेटो की काट निकालने के लिए पुतिन ने अपने साथी देशों के मिलिट्री अलायंस CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन बुलाया और अमेरिका और नेटो पर बरस पड़े। स्वीडन और फिनलैंड जैसे रूस के पड़ोसियों ने भी नेटो के सदस्य बनने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ही रूस आग बबूला है और वो बार बार दोनों देशों को धमकी दे रहा है। यहां तक कि रूस उन्हें अपने परमाणु हथियारों का डर भी दिखा चुका है। उसी कड़ी में पुतिन एक बार फिर अमेरिका और नेटो पर टूट पड़े और चेतावनी दी कि अगर नेटो ने स्वीडन और फिनलैंड का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया तो फिर रूस से भी उसे करारा जवाब मिलेगा। सोवियत संघ का हिस्सा रहे 6 देशों की सदस्यता वाले CSTO के सम्मेलन में पुतिन ने कहा कि रूस को फिनलैंड और स्वीडन से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उनके नेटो से जुड़ने पर रूस को सीधा खतरा नहीं है, लेकिन अगर इस इलाके में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ तो हम जरूर जवाब देंगे। जवाब कैसा होगा उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या खतरा पैदा किया गया है। बेवजह परेशानी खड़ी की जा रही है और हम उसी हिसाब से जवाब देंगे। मॉस्को में हुए CSTO के इस सम्मेलन की टाइमिंग बेहद अहम है। 2019 के बाद ये पहली बार है जब CSTO के नेताओं ने मुलाकात की, वो भी तब जब रूस ने यूक्रेन में युद्ध छेड़ा हुआ है और बताया गया कि बंद कमरे में हुई मीटिंग में यूक्रेन की जंग पर भी चर्चा हुई। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों को CSTO की बैठक के पीछे बस एक ही वजह नजर आ रही है, वो ये कि पुतिन नेटो से भिड़ने के लिए CSTO को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं। इस बीच ये भी तय हो गया कि यूक्रेन में चल रही जंग के बाद बहुत जल्द यूरोप में एक और बड़ी जंग छिड़ सकती है। नई जंग का कारण बन सकते हैं स्वीडन और फिनलैंड, जिन्हें नेटो का सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि ये प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी ये अभी तक साफ नहीं है। मतलब ये कि जिस नेटो में शामिल होने की तैयारी करना यूक्रेन को इतना भारी पड़ा कि वहां जंग छिड़ गई, अब उसी नेटो में शामिल होने की तरफ स्वीडन और फिनलैंड पूरी तरह तैयार है। हालांकि ये प्रक्रिया कितनी लंबी होगी ये अभी साफ नहीं है, मगर ये साफ दिख रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड में जंग का नया मोर्चा खुल सकता है। रूस लगातार इन दोनों देशों को चेतावनी दे रहा है, लेकिन दोनों को रूस से ज्यादा भरोसा नेटो पर है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि पहले यूक्रेन और फिर स्वीडन में रूस को उलझाने की बड़ी साजिश अमेरिका की तरफ से रची गई है, जिसमें अब तक अमेरिका ने खुद को जंग से दूर ही रखा है। हालांकि रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए वो यूक्रेन की हथियारों से पूरी मदद कर रहा है। अब माना जा रहा है कि अमेरिका की कोशिश अब यह है कि स्वीडन और फिनलैंड में भड़क रही आग में घी डाला जाए, क्योंकि जिस तेजी से स्वीडन और फिनलैंड नेटो की सदस्यता लेने की तरफ बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से यह प्रक्रिया पूरी होने वाली नहीं है, बल्कि नेटो की सदस्यता लेने की प्रक्रिया कई महीने तक चल सकती है। लेकिन अगर नेटो की सदस्यता मिलने से पहले रूस की फौज ने धावा बोल दिया तो अंजाम यूक्रेन जैसा हो सकता है। मतलब ये कि जिस तरह यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद अमेरिका और नेटो ने खुद को अलग कर लिया, कुछ इसी तरह का हाल स्वीडन और फिनलैंड में भी हो सकता है। जंग में यूक्रेन को भले ही तगड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन नुकसान रूस का भी कम नहीं हुआ। अगर फिनलैंड और स्वीडन में जंग छिड़ गई तो भी रूस को नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, जंग का खर्च भी उठाना पड़ेगा और उसके नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे। दावा यह किया जा रहा है कि रूस को उलझाने और उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए यह अमेरिका की साजिश हो सकती है। और अगर ऐसा है तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि पहले यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया गया और अब महाशक्तियों के टकराव में स्वीडन और फिनलैंड भी पिस सकते हैं। सीरिया में नरसंहार का 9 साल पुराना एक वीडियो सामने आया, जिसमें कई लोगों को एक साथ गोली मार दी गई थी। इस नरसंहार का आरोप वहां की बशर अल असद की सरकार पर लगा। दावा किया गया कि सीरिया की सरकार ने गृह युद्ध के दौरान विद्रोह को दबाने के लिए ये हत्याएं करवाई थी, जिसका वीडियो 9 साल बाद अब सामने आया। बताया गया कि राजधानी दमिश्क में हुए नरसंहार का यह वीडियो 16 अप्रैल 2013 का है। आरोप है कि सीरिया की सरकार ने विद्रोही गुटों को कुचलने के लिए हत्याएं करवाई थी। जो वीडियो सामने आया उसमें 2 इमारतों के बीच एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, जिसमें कई लोगों के शव पड़े थे। इस दौरान वहां सीरिया की सेना का एक जवान एक आदमी को उस गड्ढे की तरफ ले जाता दिखा। उस आदमी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, उसके हाथ भी बांध दिए गए थे। गड्ढे के पास पहुंचते ही सैनिक ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो उसमें गिर पड़ा। इसी तरह एक दूसरे आदमी को भी वहां लाया गया और उसे भी गड्ढे में धकेल दिया गया। इसके बाद वहां मौजूद एक सैनिक ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी।
दावा किया गया कि इस नरसंहार में 41 लोगों को मार दिया गया था। यह भी दावा है कि बशर अल असद की सरकार ने हिंसक विद्रोह को दबाने के लिए वहां इस तरह कई नरसंहार करवाए थे। उधर इजराइल के यरूशलेम में एक फिलिस्तीनी के अंतिम संस्कार के दौरान हिंसा भड़क गई। बताया गया कि पिछले महीने इजराइल पुलिस के साथ हुई झड़प में गंभीर रूप से घायल इस शख्स की 2 दिन पहले मौत हो गई, जिसके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए फिलिस्तीनियों की इजराइल पुलिस के साथ झड़प हो गई। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने तेज रोशनी के साथ आवाज करने वाले स्टन ग्रेनेड और रबड़ की गोलियां दागनी शुरू कर दी। इसके बाद तो मानो पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया और काफी देर तक वहां फायरिंग की आवाज गूंजती रही। इससे पहले पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को लाठियां मारकर खदेड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागते दिखाई दिए। बताया गया कि पुलिस की इस कार्रवाई में 50 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को मनाने में जुट गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जिन आतंकियों को वो मना रहा है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, जिन पर पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगता रहा है। दावा किया गया कि अब तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखाने वाले पाकिस्तान ने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं। खबर है कि आईएसआई के पूर्व डायरेक्टर फैज हमीद खुद उसे मनाने रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस ने जापोरिजिया में यूक्रेन के टैंक और बख्तबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। जापोरिजिया में रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। दोनों सेनाएं एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही है और इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये वीडियो जारी करते हुए दावा किया गया है कि यूक्रेन के टैंक और बख्तबंद गाड़ियां रूसी सेना को निशाना बना रही थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी टैंकों को ड्रोन हमले में मार गिराया गया। संगठन के साथ कभी समझौता नहीं करेगी, लेकिन अब वो अपनी बात से पलट रही है, जिसका सबूत है फैज हमीद के काबुल जाकर आतंकियों से मिलने की खबरें, जो ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह तो दे सकता है लेकिन उनसे लड़ नहीं सकता। द बलूचिस्तान पोस्ट ने दावा किया कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 16 सदस्यों को जबरदस्ती फैज हमीद से मिलने ले जाया गया है, जिसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो पाकिस्तान की सेना की गुंडागर्दी नहीं सहेगा। यही नहीं, उसने ये भी शर्त रखी कि बातचीत अंजाम तक तब पहुंचेगी जब इस संगठन का फायदा होगा। मतलब ये कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है और पाकिस्तान उसके आगे झुकने को मजबूर है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अब 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी जंग खत्म होने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। इन सब के बीच यूक्रेन के विद्रोही लड़ाकों का मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमले का एक वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन के विद्रोही लड़ाके जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और उन्होंने भी मारियोपोल में तबाही मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब उनके निशाने पर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है, जिस पर कब्जे की जंग लंबी खिंचती जा रही है। यही वजह है कि वहां हमले और तेज कर दिए गए, जिसके सामने आए वीडियो में एक विद्रोही लड़ाका रॉकेट लॉन्चर से स्टील प्लांट पर रॉकेट दागता दिखाई दिया। जैसे ही वो रॉकेट दागकर पीछे की तरफ हटा, एक दूसरे लड़के ने अपने कंधे पर रखे लॉन्चर से एक रॉकेट स्टील प्लांट की तरफ दाग दिया। स्टील प्लांट की जिस जगह पर रॉकेट टकराया वहां धमाके के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। यही नहीं, ड्रोन से ली गई अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तस्वीर तो दिल दहला देने वाली नजर आई। वहां एक के बाद एक कई भीषण धमाके होते दिखाई दिए। एक धमाका तो इतना जोरदार था कि मानो जमीन के नीचे से ज्वालामुखी फट पड़ा हो। बताया गया कि स्टील प्लांट के कई और हिस्सों में भी ऐसे ही जोरदार हमले किए गए।